बात करेंगे भारत का संविधान। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भारत का संविधान, और इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो जो है बनाएंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया है। उसके बाद है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। इसके बाद है 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से जो है गणतंत्र बना, और इसी दिन जो है हम लोग 26 जनवरी के दिन ही जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं हर वर्ष। मूल संविधान में जो है 22 भाग 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। इसमें अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं, जो आप देखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष और 11 महीना और 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया, और 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। और चूँकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक अगर प्रभाव देखा जाए तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग आगे दूसरा देखेंगे।
ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सोवियत रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं हम। पहली अनुसूची, इसमें जो है भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। दूसरी अनुसूची में जो है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण का प्रयास प्रारूप वर्णित है। चौथी अनुसूची में जो है आपका राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्य में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। उसके बाद पांचवी अनुसूची में जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद संघ सूची में 100 विषय शामिल किया गया है। जबकि राज्य सूची में 61 विषय शामिल किया गया है तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। ये बहुत ही वीवीआई है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम आपको इस प्रकार का वीडियो पहुँचाएँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आठवीं अनुसूची में जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। वर्णन किया गया है 22 भाषाओं का। आगे है 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची में जो है पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 के द्वारा जोड़ा गया,
और इसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल संबंधी प्रावधान और 52वें संशोधन 1985 द्वारा जो है जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची का अगर हम बात करें, इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। बारहवीं अनुसूची में अगर देखें तो इसमें जो है नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संशोधन द्वारा जो है 1993 में जोड़ा गया। उसके बाद है कि भारतीय संविधान जो है एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए जो है 3 सूची का निर्माण किया गया है, जो कि इस प्रकार है, आप यहाँ देख रहे हैं। पहला जो है वो है आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो सबसे पहले जानिए कि संघ सूची क्या है, यानी कि यूनियन कैटलॉग। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए कि राष्ट्रीय जो है महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है संघ सूची में जो है शामिल किया गया और यह केंद्र का विषय है। अब आगे देखते हैं संघ सूची के विषय के बारे में, जानते हैं कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है। तो वर्तमान समय में जो है संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, उसके बाद संचार, मुद्रा जिसको हम करेंसी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं, उसके बाद जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि संघ सूची के विषय हैं, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है या उसी को इसका अधिकार है। अब आगे हम लोग देखेंगे राज्य सूची के बारे में, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और यह जो है क्षेत्र से महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को
प्रदान किया गया है। राज्य सूची के निम्न विषय हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। राज्य सूची के विषय निम्न हैं। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं पहले। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। पहला है न्यायालय, उसके बाद राज्य, पुलिस, जिला, अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, बाँट एवं नाप इत्यादि। ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समवर्ती सूची, जिसको हम कौन करंट लिस्ट कहते हैं। तो समवर्ती सूची जो है में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये याद रखने की चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा ढंग से। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए सब समवर्ती सूची के विषय, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट। तो वर्तमान समय में जो है समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। सबसे पहला है शिक्षा, फिर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा, उसके बाद श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाँट माप इत्यादि। ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो आगे हम लोग जानेंगे मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि मूल अधिकार क्या होता है। अब आगे देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 में जब हुआ तो उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब जो है संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। देख लीजिए कौन कौन है।
तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार जो कि मूल अधिकार में शामिल है, और अंतिम है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बारी बारी से सभी अधिकार को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। उसके बाद है इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित है। दूसरा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। उसके बाद है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, जो कि अनुच्छेद 16 में वर्णित है। उसके बाद है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निषेध, जो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट है उपाधियों का निषेध, जो अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है। तो ये समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है, और इसमें हमने देखा कि किन किन चीज़ों का अधिकार हमें मिला है। अब आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दूसरा अधिकार है मूल अधिकार में से, और यह अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। तो पहला इसमें जो है, इसमें क्या क्या मिला है हमें, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मिला है। आगे है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास करने की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी रह सकते हैं, ये हमें अधिकार है। नेक्स्ट है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। और हम लोग आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 के द्वारा जो है बिगाड़ तथा इसी प्रकार अन्य कोई ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। राज्य जो है नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे बाल श्रम निषेध, जो कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। तो ये स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार का हमने देखा कि क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत
अंतःकरण की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 में वर्णन है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में जो है स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया है। आगे है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, यानी कि राजकीय शिक्षण संस्थान जो है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन यह निषिद्ध ठहराया गया है जो अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5वां है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। तो पहला इसमें जो है अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा, जो है 5वां अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि हमारा 6वां मूल अधिकार है और यह अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो यह जो है एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। आगे है नीति निर्देशक तत्व, इसको भी देखते हैं। संविधान की धारा 36 से लेकर 51 तक में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। अब आगे है कि कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न हैं जो इस प्रकार है। पहला अनुच्छेद 36 जो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है जिसमें, और अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है, जो इसमें वर्णन किया गया है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन इसमें किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 40 और इसमें जो है राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा, जो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 41 राज्य जो है आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, ये अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 44 में जो है राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 48 को, जिसमें
राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये राज्य का कार्य है। अनुच्छेद 50, जिसमें राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अब आगे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य देखते हैं कि मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। मूल कर्तव्य विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था और इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो आप समझ गए कि मूल कर्तव्य आखिर क्या है, इसमें क्या किसका कहना है। तो मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। उसके बाद है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, जो मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। उसके बाद है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, जो कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। नेक्स्ट है हमारा कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया करके देखते जाइए। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। ये सब मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं आगे है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, जो कि मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। उसके बाद है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये भी मूल कर्तव्य में ही शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो भारत
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, जिसमें कि जो अनुच्छेद 53(1) में निहित है। तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यानी उसे जो है उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या जब तक वह पद पर है, या उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक सम्मानित पद होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे है राष्ट्रपति की योग्यता। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति होने योग्य तभी होगा जब वह सबसे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, उसके बाद चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अब जानिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल क्या है। तो इसमें जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए अनुच्छेद जो है 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा जो है चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह निम्न सदन हो या उच्च सदन हो, यानी कि दोनों सदन में से किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। और प्रस्ताव की सूचना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रस्ताव की सूचना जो है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का दस्तावेज होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है समस्त सदस्यों के कम से कम, जैसा कि यहाँ पर वर्णित किया गया है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में
स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। लेकिन अभी तक एक भी बार ऐसा अवसर नहीं आया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसा कि यहाँ पर विदित है, वर्णित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रावासन कर सकता है। बिना राष्ट्रपति के ये कार्य नहीं हो सकता है। तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। उसे अधिकार है, उन्हें अधिकार है लोकसभा को विघटित करने का। आगे है कि प्रत्येक चुनाव के बाद, यानी जब भी चुनाव होगा उसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। आगे है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। आगे है राष्ट्रपति आपात उपबंध, इसको पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति आपात उपबंध, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में जिक्र किया गया है इसका। अब आगे देखेंगे हम लोग कि आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृपया करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा है। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आपात उपबंध, और इसी पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक देश में आपातकाल के लिए उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में
संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तथा या कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 या 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आप लोगों ने जाना कि राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। अब आगे देखेंगे। तो वित्तीय आपात देखिए, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। नोट में याद रखिए कि भारत में वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मई 1987 में 5 वर्षों के लिए की गई थी और उत्तर प्रदेश एवं केरल में सर्वाधिक 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो अब हम लोग आगे की ओर अग्रसर करेंगे और जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति हमें राष्ट्रपति के कार्य